नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 1 से 5 तक को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 6 से 9 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 6। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों? आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे गोले की त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं हम कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है हमारे पास? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें कितना दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 154 दिया गया है, 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें यहां पर आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पाई का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम पाई का मान कितना लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा? देखिए 7 का गुणा हो जाएगा 154 के साथ और ये हो जाएगा 4 गुणा 22 आर स्क्वायर। तो यहां से हमारा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 22 को हम इसके नीचे भेज देंगे। तो हम यहां पर कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा, यहां से कितना आ गया? 154 गुणा 7 और बटे में आ गया 4 गुणा 22। अब आप देखो जब 2 का भाग देंगे तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 77 आएगा, और जब 11 का भाग देंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 7। तो आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49/4। तो आर बराबर में अंडर रूट का 49/4। तो आर हमारा कितना आ गया? 7/2 आ गया। भाई 7 7 49, 2 दूनी 4। तो आर हमारे पास आ गई 3.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आर बराबर? 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें दिया गया है। क्लियर बच्चों? तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः गोले की त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं? अतः गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? अतः गोले की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई ये हमारी? 3.5 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 7वां। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना चंद्रमा का व्यास, देखो क्या दिखा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि मैं मान लूं कि माना चंद्रमा का व्यास, मान लेते हैं हम इसे डी। चंद्रमा का व्यास कितना माना है हमने? डी माना है। तो बताओ पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? भाई चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। तो यदि चंद्रमा का व्यास हम डी मान रहे हैं तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? 4d होगा, क्योंकि इसका 1/4 क्या बनाएगा? चंद्रमा का व्यास बनाएगा। तो यदि हम चंद्रमा का व्यास को d मानते हैं तो हमारा पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा का व्यास हो गया d, तो चंद्रमा की त्रिज्या हमारी यहां पर हो जाएगी व्यास का आधा, मतलब d/2 हो गया। फिर हम मान लेते हैं कि यदि चंद्रमा का व्यास हमारे पास में d है तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा?
पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया यहां पर 4d। समझ में आया? कितना माना हमने? 4d माना, क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास 4d हो गया। तो यहां पर फिर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 4d/2, मतलब कि 2d। कितनी हो गई पृथ्वी की त्रिज्या? ये हो गई 2d। इसे मान लेते हैं, देखो r पृथ्वी की त्रिज्या, तो r अर्थ और r मून। ठीक है, क्लियर? अब आप देखो, आपको निकालना है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, हम लिखेंगे भाई चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखिए किस प्रकार कर सकते हैं हम। हमें एक तरफ तो है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक तरफ है हमारे पास पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कौन कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, बताओ क्या क्या लगाएंगे यहां पर। तो थोड़ा गौर से सोच के बताओ कि यहां पर क्या सूत्र आएगा। तो देखिए यहां पर आपका चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हमारी गोलाकार आकृति हैं, इसलिए हम क्या लिखाएंगे? 4πr² बटे 4πr²। और चंद्रमा की जो त्रिज्या है उसको हमने rm से प्रदर्शित किया है, इसको हमने re से प्रदर्शित किया है। तो यहां पर देखिए 4π से 4π कट गया और rm का स्क्वायर और re का स्क्वायर। rm कितना है? rm हमारे पास है d/2 का स्क्वायर और हमारे पास में re कितना है? ये है हमारे पास 2d, तो 2d का वर्ग। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d²/4 और बटे में 4d²। और किसके बटे में नहीं है? इसका बटा नहीं है, तो यहां 1 मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? d²/16d²। कितना हो जाएगा ये? d²/16d²। d² से d² कट गया, 1/16 आ गया। और ये 1/16 क्या है? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा बताओ? इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:16। तो अतः है चंद्रमा व पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:16 होगा। और एक बात समझो, यदि हम यहां पे चंद्रमा व पृथ्वी की जगह पृथ्वी व चंद्रमा का लिख दें तो यही हो जाएगा हमारा 16:1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं कि पृथ्वी व चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:1 होगा। ठीक है, अगर आप यहां पर पहले पृथ्वी लिख रहे हो तो यहां पर कितना होगा? 16:1। और यहां पर चंद्रमा पहले लिख रहे हो तो 1:16 होगा। इसे आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार दोबारा देखिए क्या किया है। हमें दिया गया था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हमने चंद्रमा का व्यास d मान लिया, त्रिज्या d/2 हो गई। तो जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का 4 गुना होगा, क्योंकि हमारे पास दिया गया है ना ये कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। फिर यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यहां से कट गया, ये आ गया और यहां से हमारा 1:16
या फिर 16:1, दोनों इसमें सही हैं। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया? अब आप देखिए इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। तो बताओ ये 0.25 सेंटीमीटर क्या है? ये हमारी इस कटोरे की क्या है? मोटाई है। भाई जो अर्धगोलाकार कटोरी, भाई हमारे घर में जो कटोरी है तो उसकी जो मोटाई है चारों ओर, वो जो मोटाई है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। भाई उठाएंगे हम तो साइड में वो कितनी मोटी कटोरी है, तो हमें मोटाई दी गई है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार, और आपको आंतरिक वक्र पृष्ठ की जगह बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², लेकिन यहां पर जो त्रिज्या है, देखो यदि हमें बाहरी वक्र पृष्ठ चाहिए तो हमें कटोरे की बाहरी त्रिज्या चाहिए होगी। समझ में आई ये बात? अब आप सोचो कि भाई कटोरे की जो बाहरी त्रिज्या होगी वो क्या होगी। देखो आंतरिक त्रिज्या तो कटोरे की आ ही जाएगी, और साथ में जो कटोरे की मोटाई है वो भी आपकी बाहरी त्रिज्या में शामिल हो जाएगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि कटोरे की मोटाई कितनी दी गई है? ये है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर, और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या ये कितनी है? कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यदि हमें बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहां पर बाहरी, देखो आंतरिक त्रिज्या दी गई है लेकिन हमें जरूरत होगी बाहरी त्रिज्या की। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या होगी कटोरे की आंतरिक त्रिज्या प्लस कटोरे की मोटाई। तो देखिए कितना कितना क्या क्या हो जाएगा। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और कटोरे की मोटाई कितनी है? 0.25। तो ये आ जाएगी हमारी 5.25 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या आर कितनी आ गई? ये आ गई 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो अब आपके पास इसकी त्रिज्या आ गई है, इसको हम आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसकी त्रिज्या आ गई है, तो हमें क्या निकालना है? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कि गोले का या फिर अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है, और हमने यहां पर त्रिज्या मानी है इसकी बाहरी त्रिज्या। तो देखिए यहां पर 2 पाई का मान 22/7 और r डैश कितनी है? 5.25। तो 5.25 गुणा 5.25, कुछ कट रहा है देखो, 7 7 49 और 7 5 35। तो यदि हम 7 से इसको भाग दें तो 7 7 49 बचा 3, 7 5 35। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.75। कितना आ गया? 0.75 आ गया। तो यहां से ये हो गया 44, और यहां पर हम क्या कह सकते हैं? 0.75 का गुणा करेंगे 5.25 से, तो 5.25 गुणा 0.75, 5 25 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 25 और 1 26, 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 5 7 3 9 3 3 2 4 के बाद तो 3.9375 इसमें आ गया। तो 44 का गुणा करना है हमें 3.9375
9375। और जब इसका गुणा हम करेंगे 44 के साथ में तो देखो 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल लगी 3, फिर 4 तिया 12 3 15, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, हासिल 3, 4 तिया 12 3 15। तो ये आ जाएगा 0 0 5 7 5 1। तो 0 0 5 7 5 12, हासिल 1, 12 और 1 13, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 17। दशमलव कितने के बाद है? दशमलव 4 के बाद है। 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका 173.25। 173.25 और ये आपका सेंटीमीटर में है सब कुछ। देख लीजिए सब कुछ आपका सेंटीमीटर में है, तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार से हमने किया है? यहां पर कितना आ गया? ये 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अर्धगोलाकार कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार चलो दोबारा देख लीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तरह से बहुत अच्छा। समझ में आया? तो कैसे सोचना है? देखो आपको कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या भी हमें बाहरी लगानी होगी। अब बाहरी त्रिज्या निकालनी है, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी आपकी आंतरिक त्रिज्या में आप उसकी मोटाई जोड़ दीजिए, तो हमारी बाहरी त्रिज्या आ गई और यहां से हमने इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 9 है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। किस प्रकार है? देखो ये आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन है और ये जो बेलन है ये त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है और आपसे पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो एक बात, सबसे पहले मान लीजिए ये आपका गोला है और इसका केंद्र होगा कहीं ना कहीं। मान लेते हैं ये इसका केंद्र हो गया, तो यहां से यहां की दूरी त्रिज्या हो गई आर और यहां से यहां की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई आर। अब आप एक बात समझो, जब ये आपका गोला, जब ये आपका बेलन पूर्णतः एक गोले को घेरा हुआ है, तो एक बात बताओ कि जब से ही हमने यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी r प्लस आर, तो ये दोनों दूरियों को मिलाकर हमने कहा है 2r दूरी, तो ये जो 2r हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए कि जब ये जो गोला है ये पूर्णतः आपका बेलन के अंदर है, तो इसकी जो त्रिज्या का दुगना होगा, यहां से लेके यहां तक की जो कंप्लीट हाइट होगी, यही तो हमारी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात h बराबर हमारा यहां पर 2r हो जाएगा। और h क्या है? ये h हमारे बेलन की ऊंचाई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बेलन की ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी? इस गोले की त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी। समझ में आया आप सभी को? देखिए क्या था, आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है और ये आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है। तो जैसे ही हमने केंद्र से इन त्रिज्याओं को मिलाया, ये भी आर ये भी आर, और इन दोनों को मिलाने पर हमें पता लग रहा है कि ये हमारे बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा। मतलब h हमारा बराबर होगा 2r के। तो किस इतना सरल है देखो हल करना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो आपके पास त्रिज्या कितनी दी गई है? आपके पास में गोले की त्रिज्या देखो, लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, तो आपके पास में गोले की त्रिज्या है आर और हमें पता है आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम लिख सकते हैं चूंकि गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये जानो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है?
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है? ये आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। और यहां पर एच हमारे बेलन की ऊंचाई होती है। सही बात है, एच क्या हो गई? हमारे बेलन की ऊंचाई हो गई। तो चूंकि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है? 2r है। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r है। किस प्रकार है? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई यदि हम इन दोनों त्रिज्याओं को मिला लें तो यहां पर जो 2r है ये हमारे इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। अगर यहां पर पूर्णतः नहीं लिखते तो शायद हम प्रॉब्लम में होते, लेकिन पूर्णतः घेरे हुए हैं मतलब टच कर रहे हैं, तो जो ऊंचाई है वो हमारी 2r के बराबर हो जाएगी। तो यहां से देखिए h बराबर 2r है, तो बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा 2 पाई r और h की जगह 2r, मतलब कि 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है? 1 में तो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात में आएगा, क्या आएगा बताओ? यहां हमने प्राप्त किया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ये कितना कितना आया है। यहां पर हम कह सकते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, इसको समीकरण एक डाल दो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये कट गया, बराबर में 1/1 आ गया। तो अर्थात दोनों का अनुपात 1:1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिए। देखो क्या था आपके पास? आपके पास दिया हुआ है कि भाई हमारे पास में एक लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है। तो ये हमारी यहां से त्रिज्या हो गई आर, ये भी त्रिज्या आर हो गई, और जैसे ही हमने दोनों को जोड़ा ये हमारी बेलन की ऊंचाई के बराबर आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यदि गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरे में निकालना था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। एच कितना है? 2r। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 1:1। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 6 से 9 तक को हल किया है, और इसी के साथ हमने प्रश्नावली 11.2 को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।